अगर मोदी सरकार दोबारा आई तो मान लें कि डिफेंस सेक्टर में एक ज़बरदस्त तेज़ी आने वाली है, क्योंकि जैसा अनुमान है अभी तक का, जैसा लग रहा है कि मोदी सरकार अगले जो कार्यकाल है उसमें डिफेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा काम करने वाली है। तो इन कामों से किन कंपनी को फ़ायदा हो सकता है? सभी लोग बीई के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन बीई के अलावा भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं जिसमें पैसा लगाया जा सकता है, जो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे सकती है। ऐसी ही एक कंपनी है डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड। इस कंपनी का इज़राइल के साथ एक गहरा संबंध है। अभी के जो टेंशन चल रहे हैं इज़राइल के, उसको ध्यान में रखकर इस कंपनी को मैं बता रहा हूँ आप लोगों के बीच कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि ये आने वाले समय में आपको हो सकता है और नीचे के भाव में भी मिले। और अगर ऐसा होता है तो आप लोग इसका फ़ायदा ज़रूर लें, क्योंकि अगर मोदी गवर्नमेंट आती है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोदी गवर्नमेंट आती है तो आप मान के चलें कि ऐसी कंपनी को बहुत ज़बरदस्त बूस्ट मिल सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और आप देख रहे हैं फंडाटेक इन्वेस्टर। पहले देख लेते हैं कंपनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कि कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है, कंपनी का बिज़नेस किधर से होता है और कंपनी के प्लांट्स किधर है, किस तरह का बिज़नेस है, कहाँ से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। इन सभी तथ्यों पर पहले थोड़ा डिफेंस, एरोस्पेस और स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स और केबल हार्नेस का बिज़नेस करती है कंपनी। इनके पास फ़िलहाल 2 प्लांट है, जिसमें से एक प्लांट इनका खुद का अपना है और एक जॉइंट वेंचर के तौर पे है, जो सब्सिडरी है इनकी। इनका जॉइंट वेंचर ELTA सिस्टम के साथ है, जो इज़राइल की कंपनी है। रेवेन्यू ब्रेकअप इनका कुछ ऐसा है कि सिस्टम इंटीग्रेशन से 92% रेवेन्यू जनरेट होता है और वायरिंग हार्नेस असेंबलीज से लगभग 2.5% और इलेक्ट्रॉनिक किट से 5.5% का रेवेन्यू इनका जनरेट होता है। 70% लगभग 70% बिज़नेस एक्सपोर्ट से होता है, जिसमें से ये इज़राइल, कोरिया और नॉर्थ अमेरिका में बिज़नेस करती है। लेकिन एक्चुअल में इनका मेन रेवेन्यू जो है वो इज़राइल से ही आता है। तो अभी जो टेंशन चल रहा है उसको भी आपको ध्यान देना होगा। जो अभी इज़राइल के साथ में ईरान का जो प्रॉब्लम चल रहा है, साथ ही आपका ऑलरेडी उनका पैलेस्तीन के साथ में भी प्रॉब्लम चल रहा था। तो अभी ये कितना एस्केलेट होता है प्रॉब्लम, उसके ऊपर में भी आपको ध्यान रखकर ही इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का सोचना पड़ेगा, क्योंकि 1100 करोड़ का ऑर्डर बुक भी है इनके पास, तो देखना तो पड़ेगा ना। तो फिलहाल हम लोग चलिए देखते हैं फंडामेंटल कैसी है। 3,500 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। अभी फ़िलहाल 42 के पी मल्टीपल पर मिल रहा है और पाइथ्रोस की स्कोर जो 5 का है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.69 का है, जो ठीक ठाक माना जा सकता है। अभी 315 के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ लगभग करीब माना जा सकता है, क्योंकि 291 का इंट्रिंसिक वैल्यू भी है। करंट क्वार्टर, जो लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट था वो थोड़ा ख़राब ज़रूर हुआ है प्रीवियस क्वार्टर और लास्ट ईयर के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। अब इसका कारण तो यह हो सकता है कि अभी जो आप इज़राइल में जो युद्ध चल रहा है, चूँकि इनका अच्छा खासा रेवेन्यू इज़राइल से जनरेट होता है, तो कहीं न कहीं ये माना जा सकता है कि अभी वहाँ के उथल-पुथल के चलते इनका थोड़ा-सा बिज़नेस जो है चौपट ज़रूर हुआ है। जो आप ईयर ऑन ईयर में भी देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर में भी इनका जो है कंटिन्यू ग्रोइंग बिज़नेस था, जो करंट ट्रेलिंग 12 मंथ में अगर देखें तो थोड़ा-सा डाउन ज़रूर दिख रहा है। लेकिन ये डाउन ही रहेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी कुछ जैसा अनुमान है कि अगर मोदी गवर्नमेंट दोबारा से आती है तो ये काफ़ी अच्छा बूस्ट करेगी जो डिफेंस सेक्टर है। और ये कंपनी खाली डिफेंस से रिलेटेड तो काम करती नहीं है, ये स्पेस एजेंसी से के साथ भी काम कर रही है। ओवरऑल कंपनी जो है वो आपका जो नेट प्रॉफिट है उसे कंटिन्यू ग्रो तो कर रही है, उसमें हालांकि अदर इनकम का भी काफ़ी ज़्यादा भागीदारी है। इसलिए लास्ट 1 ईयर में स्टॉक भी का ठीक ठाक ही ग्रो किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है। बैलेंस शीट में कैश का बढ़ना और जो बोरोइंग है, यानी कि जो कंपनी ने कर्ज लिया है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में ज़्यादा है, तो ये अच्छा ही है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं दिख रही है बैलेंस शीट में किसी भी तरह का। अभी डेप्टर्स डेज जो बढ़ा हुआ है वो सीधा सीधा समझा जा सकता है कि जो बाहर उथल पुथल मचा हुआ है, जो बाहर देशों में लड़ाई चल रहा है, उसका भी कारण हो सकता है, क्योंकि इनका ज़्यादातर रेवेन्यू उन्हीं देशों से जनरेट होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है वो यहाँ देखने को आपको मिल सकता है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। यहाँ ना सबसे अच्छा इसलिए मुझे लग रहा है कि देखिए जनवरी के मंथ में एफआईआईज़ ने अपना अच्छा खासा स्टेक बढ़ाया है और इसमें डीआईआईज़ ने भी अपना जो स्टेक है वो ठीक ठाक बढ़ा रखा है। तो एफआईआईज़ डीआईआईज़ का पोजीशन और साथ में प्रमोटर का पोजीशन काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं कि प्रमोटर, एफआईआईज़ और डीआईआईज़ इन्हीं तीनों के पास में 80% स्टेक है, जो काफ़ी अच्छा है। अभी ऐसा है, देखिए कंपनी ठीक-ठाक बिज़नेस कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रहा बात आपका आगे का फ्यूचर्स का, तो कंपनी का फ्यूचर्स काफ़ी अच्छा है, जो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकली कंपनी का चार्ट क्या बता रहा है, चलिए उसे भी देख लेते हैं।
यहाँ चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन आया था 200 डेमा के नीचे, और उसके बाद में उसका रिजेक्शन भी उसके दूसरे ही दिन, जो लो बनाया था उसके दूसरे ही दिन उस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आकर प्राइस जो है अभी 200 डेमा और 50 डेमा के ऊपर में वापस से आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये अभी 200 डेमा का जो और 50 डेमा का जो सपोर्ट है उस पर ज़रूर रिएक्ट कर रहा है, ये तो दिख रहा है। लगभग 290 से लेकर 310 यानी 290 से लेकर 310 तक पे 200 डेमा और 50 डेमा दोनों का सपोर्ट बैठा हुआ है, और प्राइस फिलहाल उसके ऊपर में ट्रेड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रॉन्ग जोन माना जा सकता है सपोर्ट का। अभी इसी कारण से आप यहाँ देख सकते हैं कि ये प्रीवियसली भी इस जगह से कई बार सपोर्ट लेकर, पहले ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था और उसके बाद में यहाँ से सपोर्ट लेकर भी कई बार रिवर्स हुआ है। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे एक बाइंग जोन बनता दिख रहा है, तो शायद यहाँ से प्राइस जो है एक अपवर्ड मूवमेंट के लिए लगभग तैयार माना जा सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट पर भी आपको दिख रहा होगा कि ये वही जगह है जहाँ से प्रीवियसली एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया था। और जब भी इस जगह पर, जबकि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 50 डेमा का सपोर्ट आपको यहाँ पे भी नीचे के लेवल पे 290 के रेंज पर दिख रहा है। तो ओवरऑल यहाँ से एक ट्रिगर आ सकता है, जो ट्रिगर इसे यहाँ से लगभग ऊपर जो प्रीवियस इसका हाई था वहाँ तक इसे ट्रिगर कर सकता है, जिसके कारण यहाँ से लगभग आपको 25 से 30% का जो मोमेंट है वो आप इसे यहाँ पे इसको कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक लगभग 3 से 4 महीने का व्यू ज़रूर रखना पड़ेगा। यहाँ बीच में ये जो लेवल है, इस लेवल पर कहीं ना कहीं हो सकता है एक बार के लिए ये रुकने का कोशिश ज़रूर करेगा, यहाँ पे आके थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा, लेकिन उसे एक बार निकाल दे तो ये सीधा अपना प्रीवियस टॉप को ज़रूर प्रीवियस टॉप तक जाएगा। वहाँ पे उसके बाद वो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा ये देखने वाली बात होगा, लेकिन लगभग वहाँ तक जाना तय है, क्योंकि आरएसआई का जो सिग्नल है वो भी कहीं ना कहीं उसी और इंडिकेट कर रहा है कि ये आरएसआई भी वहाँ यह दिखा रहा है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होता दिख रहा है। तो ओवरऑल आप चाहे वीकली चार्ट पर देखें या वनडे चार्ट पर देखें, दोनों ही अच्छा बना हुआ है। यहाँ से आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। ओवरऑल फंडामेंटल तो ठीक ठाक है ही, और आगे का बिजनेस काफ़ी अच्छा ब्राइट दिख रहा है। तो और आरएसआई में आप वनडे के चार्ट पे तो क्लियर ही दिख रहा है कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट हो गया है। तो यहाँ से आप एक अपना पोजीशन लेकर एक 20 से 25% का टारगेट रखकर यहाँ पर आप एक ट्रेड ले सकते हैं, 3 से शॉर्ट टर्म का ट्रेड एक ले सकते हैं। एक बात और, इन्वेस्टमेंट हमेशा अपने एनालिस्ट सिस्टम जो आपका बनाया हुआ होगा उसके ऊपर ही करें। मैं आपको खाली ये बताता हूँ कि ये स्टॉक अच्छी है और टेक्निकली यहाँ से ठीक ठाक दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट अपने सोच और समझ के साथ ही करें। वीडियो बनाने में थोड़ा देरी ज़रूर हो रहा है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस हो रहा है, क्योंकि मैं मार्केट में ज़रूर पुराना हूँ लेकिन यहाँ यूट्यूब में नया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में कुछ जानना हो तो पूछे ज़रूर, आपका हर सवाल का जवाब मैं यहाँ देता हूँ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।